दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग की लिखी कहानी इश्क में घर होना। ऊँगती हुई दोपहर हो चली थी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो एसी के पर्दे तोड़कर आवाज़ें अंदर आने लगीं। चाय वालों का शोर, कुलियों की आवाज़ें, लोगों को लेने आए रिश्तेदारों के ठहाके। लेकिन हर आवाज़ के साथ मेरे दिल पर लगी चुप्पी और गहरी होती जा रही थी। कंपार्टमेंट खाली होता जा रहा था, लेकिन मैं बैठी रही। आखिर में टिकट कलेक्टर ने आवाज़ दी, मैडम ये आखिरी स्टेशन है, ट्रेन आगे नहीं जाएगी। हाँ पता है मुझे, कहकर मैंने सामान बटोरना शुरू किया। क्या मेरा भी ये आखिरी स्टेशन था? क्या मैं भी अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी? जल्द ही मैं सामान समेत ट्रेन के बाहर खड़ी थी, लेकिन मुझे किसी के आने का इंतज़ार नहीं था। यहाँ मुझे बस अपना ही इंतज़ार था। यहाँ मैं खुद को ढूंढते हुए आई थी, वजूद के उस एक टुकड़े को ढूंढते हुए जिसे पिछले 9 साल में भी मैं भर नहीं पाई थी। मैंने एक टैक्सी में अपना सामान रखा और टैक्सी वाले को अपने पुराने घर का पता दिया। वो घर जिसे पापा मम्मी ने बहुत प्यार से बनवाया था, जहाँ मैं बड़ी हुई थी। 9 साल पहले पापा का ट्रांसफ़र हो गया था और हम ये शहर छोड़ गए थे। लेकिन मेरे दिल में आज भी घर शब्द के 2 ही मायने थे। एक ईंट पत्थर का घर जहाँ मैं जा रही थी, और दूसरा वो जीता जागता घर जिसे मैं ढूंढने आई थी। पता नहीं ये क्या था। क्या एक शख्स भी आपका घर हो सकता है, जिससे मिलकर लगे कि अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं, जिसके पास आते ही महसूस हो कि ताउम्र तलाश बस यहीं पूरी होती है, कि सारी भटकन, सारी शिद्दत बस इसीलिए थी। 9 साल हो गए हैं इस घर और उस घर से भी मिले। एक बार शहर छोड़ा तो लौटकर आई ही नहीं। इतने साल बीत गए, लेकिन आज भी अपना कोई घर नहीं बना पाई हूं मैं। बहुत शहर घूमे, बहुत रास्ते नापे, बहुत चाहा कि दिल किसी खूंटी पर अटक जाए, लेकिन आज भी बेघर महसूस करती हूँ। इसलिए लौट आई हूँ अपने पुराने शहर, अपने पुराने घर। लिखती हूँ इसलिए तय किया है कि यहीं रहकर लिखूंगी। लेकिन लिखना भी एक बहाना है, वापस लौट कर आना भी एक बहाना है, राइटर बन जाना भी एक बहाना है। सभी बहाने हैं, सभी रास्ते हैं उस शख्स तक पहुंचने के जो मेरा घर है। स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने टैक्सी वाले को हमारे घर का पता बताया। टैक्सी घर की तरफ बढ़ी तो मोड़ पर यादें खुशबुओं की तरह मुझसे लिपटती रहीं। गलियां, दुकानें, मोहल्ले, कितना कुछ बदल गया था, लेकिन कितना कुछ फिर भी जाना पहचाना था। टैक्सी घर के सामने रुकी तो बीते साल आंखों में उमड़ आए। मैंने घर का दरवाजा खोला। लॉन में गमले टूटकर ठप्पर हो गए थे। बोगनविलिया के गुलाबी फूल पूरी एक दीवार पर पसरे थे। अमरूद का पेड़ जंगल हो चला था। उसके नीचे सालों पुराना मेरा झूला गुजरे सालों की तपिश में झुलस चुका था। एक वक्त था जब बारिशों में भीगते हुए मैं गीली मिट्टी में पैर धंसाए उस झूले पर बैठी रहती थी। घर के अंदर कुछ भी नहीं बदला था। वही सोफे, वही मेरा कमरा, वही कोने में पढ़ने वाली मेज, वही किताबें। बस रहने वाले लोग नहीं थे। न पापा की हंसी, न रसोई से मम्मी की आती आवाज, न भैया के कमरे से आता म्यूजिक। धूल की एक मोटी परत के बावजूद एक गहरा सुकून था यहाँ। बहुत देर तक मैं हर चीज को उंगलियों के पोरों से छूती रही। यादें मेरे अंदर फैलती रहीं। अपने दिमाग को बिना कुछ सोचने का मौका दिए मैंने बुकशेल्फ में सफेद जिल्द लगी उस किताब की तरफ हाथ बढ़ा दिया। किताब उठाई तो मिट्टी उड़कर मेरे हाथों से लिपट गई। पन्ने पीले पड़ चुके थे। उनमें रखा फूल कब का जर्द हो चुका था। आज भी याद है मुझे, पेज नंबर 117। यही पेज मोड़कर, यही फूल रख कर दिया था रवि ने मुझे। उस पेज पर लिखी फैज की नज्म भी याद है। अगर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरी आंखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। यूं ही गाता रहूं तेरी खातिर।
गीत बुनता रहूं, बैठा रहूं तेरी खातिर, पर मेरे गीत तेरे दर्द का मुदावा ही नहीं। मेरे 18वें बर्थडे पर रवि का तोहफा था मुझको ये। इतनी प्यार भरी नज्म के साथ रवि मेरी जिंदगी से दूर चले गए थे। एक ही रात में मैं साल भर नहीं, पूरी एक उम्र बड़ी हो गई थी, पर मेरे गीत तेरे दर्द का मुदावा ही नहीं। रात भर ये लफ्ज मेरे कानों में गूंजते रहे। वो बोझिल रात शायद कभी जुदा नहीं हुई मुझसे। कितनी आसानी से रवि ने खुद को दूर कर लिया, कितनी आसानी से नज्म के जरिए कह दिया था कि उनके पास मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी उनसे, बहुत कुछ पूछना चाहती थी उनसे, लेकिन मेरी बात सुनने को रवि वहां नहीं थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। रवि के बारे में क्या बताऊं? आज भी शब्दों में उस एहसास को समेटती हूं तो सारी उपमाएं पुरानी लगती हैं। उनकी समंदर जैसी गहरी आंखों में दुनिया के सारे सवालों के जवाब थे। उनकी बाहें जैसे वो किताबें थीं जिनमें खोकर इंसान खुद को पा लेता है। मेरे छटपटाते मन को उनसे मिलकर एक अजब सुकून का एहसास था। हाँ, मेरा छटपटाता मन जो बड़ा होना सीख रहा था, जिसके लिए दुनिया एक भंवर थी और रवि एक शांत टापू। लेकिन उनकी नजर से देखूं तो शायद सबसे पहले ये कह देना जरूरी है कि वो मुझसे 9 साल बड़े थे, क्योंकि इस प्यार की किस्मत उम्र के इसी फासले ने लिख दी थी। रवि मेरे बड़े भैया के दोस्त थे, उन्हीं की तरह डॉक्टर थे, साथ ही प्रैक्टिस करते थे। अक्सर वो दोनों शाम को हमारे लॉन में ही वक्त बिताया करते थे। लॉन में रवि के शब्द कबूतरों की तरह उड़ते। साइंस, फिलॉसफी, जिंदगी, म्यूजिक। भैया मेरी चोटियां खींचकर मुझसे बार बार चाय मंगवाते और मैं भी अपनी चाय का बहाना लेकर वहीं बैठ जाती। हाँ, मैं भी चाय पीने लगी थी। मेरे पास कहने को कुछ होता नहीं था, लेकिन समेटने को बहुत कुछ। ऐसे ही रोज शाम रवि को सुनते कब मैं उन्हें सिर्फ सुनने नहीं, देखने भी लगी थी, पता नहीं। कब मुझे उनका इंतजार रहने लगा और कब प्यार हो गया, पता नहीं। लेकिन एक बार जब रवि काफी दिन बाद घर आए थे तो मैंने कह दिया था, आई लव यू। शायद रवि के बिना गुजरे उन दिनों का एहसास मुझ पर बहुत भारी था, या शायद ये उम्र कुछ ऐसी थी कि इतनी आसानी से मैं ये कह गई थी। मेरे कहते ही रवि एकदम चुप हो गए थे। शायद मेरी आवाज की खनक इतनी तेज थी कि उनके सारे शब्द गुम गए थे। सॉरी? रवि हैरान थे और मैं जोर से हंस दी थी। मैं बहुत खुला महसूस कर रही थी। ऑफ कोर्स आई लव यू। मैंने अपनी आंखों का सारा काजल रवि पर उड़ेल दिया था। मैं सोच रही थी कि रवि बस अब मुझे बाहों में भरने ही वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद का सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई पड़ रही थी। अचानक रवि उठे और वहां से चले गए। रवि चले गए और मैं रो भी नहीं पाई। सांसें घुट गई थी जैसे। उसके बाद रवि घर नहीं आए। बस मेरे जन्मदिन पर मेरे हाथों में तोहफा थामा, मेरा गाल हल्के से थपथपाया और ओझल हो गए। मैं दौड़कर कमरे में गई। खोला तो वही सफेद कवर वाली किताब थी, वही मुड़ा हुआ पेज 117, वही नज्म, वही फूल। रवि चले गए और उसी साल पापा का ट्रांसफर हो गया। मैंने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इतनी टूटन थी उस वक्त के दूर, बहुत दूर निकल जाने की जिद थी, खुद को झोंक देने की जिद थी। भैया से रवि की खबर मिलती रहती थी। वो जाने माने हार्ट सर्जन हो गए थे। मैं ये सुनने से बचती रही कि उनकी शादी हो गई, इसलिए मैंने कभी पूछा नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले जब भैया से मालूम हुआ कि रवि ने शादी ही नहीं की तो दिल फिर उसी शाम की दहलीज पर अटक गया था। फिर से बेघर होने का एहसास हावी होने लगा था।
और आज मैं रवि के घर के बाहर खड़ी थी। मेरा दिल निकलकर हलक में आ रहा था। बहुत चाहा था कि मैं उनसे नफरत कर बैठूं और कई साल उसी नफरत का लिहाफ ओढ़े रखा भी मैंने। लेकिन आज मैं उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां रवि उस वक्त थे। आज बहुत बातें मुझे समझ आती थी जो उस वक्त नहीं आती थी। रवि का मुझसे फासला, हम दोनों में उम्र का फासला। लेकिन इतने वक्त बाद भी मैं खुद को मना नहीं पाई थी कि वो मेरी नासमझी थी। जिस घर की कल्पना मेरे जहन में थी वो आज भी रवि से शुरू होकर रवि पर ही खत्म होती थी। रवि ने अपने घर के एक हिस्से में क्लिनिक बना लिया था। मैं वहीं पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि मैं कौन हूं। क्या कहूं? मेरे लिए न वो डॉक्टर और न मैं मरीज। प्यार कभी थी नहीं और सिर्फ दोस्त मैं बनना नहीं चाहती थी। आखिर मैं अपना नाम ही बताया। कनू, रवि जानते हैं मुझको, मैंने कहा तो रिसेप्शनिस्ट ने रवि को बताने के लिए फोन मिलाया। वहीं खड़े हुए मेरी नज़र रिसेप्शन में लगे शीशे पर पड़ी। 9 साल में काफ़ी बदल गई थी मैं। क्या रवि मुझे पहचान पाएंगे? सोचते हुए मेरा दिल अचानक बोझिल हो गया। मगर हम जिए हुए अपने हर पल का हिस्सा होते हैं और उस 18 साल की लड़की का दर्द अब भी मेरे जहन में था। रिसेप्शनिस्ट के फोन रखते ही रवि के चेम्बर का दरवाज़ा खुला। अपना आंखों का चश्मा पीछे धकेलते हुए रवि खड़े थे। आंखों पर चश्मा और कनपट्टियों पर हल्के सफेद बालों के अलावा वो बिल्कुल नहीं बदले थे। चश्मे की वजह से उनकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। मैं नहीं देख पा रही थी कि वो खुश हैं या नाराज, या फिर वो इतनी दूर निकल गए हैं कि हम दोनों के बीच खुशी या नाराजगी कुछ भी नहीं रह गया था। रवि क्लिनिक में मेरे सामने थे और मैं वहीं थम गई। दौड़ती सांसें रुककर अचानक हाँफने लगी थीं। उन्हें देखते ही मैं फिर 9 साल पहले पहुंच गई थी। वही प्यार, वही हिचकिचाहट, वही खुशी। कनू, रवि मुस्कुराए तो सांसों को राहत आई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं अब तक सांस रोके खड़ी थी। हाथ के इशारे से रवि ने अंदर आने को कहा। वो अपनी जगह बैठ गए और एकटक मुझे देखते रहे। मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठे बैठे ही जैसे मोम बन गई। हर बार मैंने चाहा था कि रवि मुझे नजर भर के देख लें, और आज जब वो पहली बार मुझ पर निगाहें गड़ाए थे तो वो तपिश मुझे झुलसा रही थी। मेरे कान तक लाल हो गए थे शायद। मैंने सोचा था रवि पूछेंगे मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, कब वापस आई। 1000 सवाल हो सकते थे इस 9 साल की खाई को भरने के लिए, लेकिन रवि ने अगले एक ही सवाल से उस खाई से पीछे घसीट लिया मुझे। वापस क्यों आई हो कनू? मैं उनकी तरफ देखती रह गई। मैं इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन शायद होना चाहिए था। हर बार हमारी बातें ऐसी ही तो होती थीं, आग की लपटों जैसी अचानक। वक्त ने कहा हमको कभी अंगारों या धीमे धीमे सुलगने का मौका दिया था। शायद तपिश बहुत बढ़ चली थी, या शायद इन गुजरे सालों का सफर बहुत लंबा हो गया था। शायद रवि के पास होना मुझे पुराना जख्म भुला गया था, इसलिए मैं कह पाई। इस सवाल का आज भी उतना ही आसान जवाब है रवि। मेरे लिए आज भी कह देना बहुत आसान है कि मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन मैं आपके पास क्यों आई हूँ? लेकिन आपके लिए सुनना आसान है या मुश्किल? रवि खामोश बैठे मुझे देख रहे थे। मुझे अंदाज़ा है कि मैंने बहुत हर्ट किया था तुमको, लेकिन जवाब आसान था या मुश्किल उसे मैंने नहीं चुना था कनू। कई बार जिंदगी हमारे लिए जवाब चुन लेती है। तो अब क्या जवाब है आपका? मैंने रवि की तरफ देखा। वो खामोश मेरी तरफ देख रहे थे। पिछले 9 सालों में मैंने एक एक पल अपनी उम्र को बहाना बनाकर जिया था। ये वक्त का वो रास्ता था जो चाह कर भी मैं जल्दी पार नहीं कर सकती थी। अचानक मेरे लिए वहां बैठे रहना मुश्किल हो गया। दिल किसी भारी बोझ तले दबने लगा। अचानक मैं उनका जवाब सुनना नहीं चाहती थी। मन जैसे गीली मिट्टी सा हो गया था। मैं उठ गई। रवि की आवाज देते देते भी मैं उठ गई। मन में आया कि चली जाऊंगी, लेकिन बाहर निकलकर पांव थम गए। चली भी जाऊं तो कहां? सब तरफ से खुद को समेट कर ही तो यहां आई थी। मैं रवि के क्लिनिक से बाहर निकली तो लग रहा था जैसे सारा शहर खाली हो गया था, जैसे कोई गहरी धुंध सब जगह छा गई है और इस बीच में अपने घर का रास्ता खो चुकी हूं। मेरा वो घर जिसे ढूंढते हुए मैं यहां आई थी। अगले दिन कब सूरज निकला, कब सुबह हुई, मुझे पता ही नहीं।
उम्र का हर लम्हा इंतजार में बीता था और अब लग रहा था कि हर इंतजार की किस्मत में खत्म होना नहीं होता। सूरज सर पर चढ़ाया था और मैं भी लेटी हुई रोशनी को बिस्तर पर धीरे धीरे फैलते देखती रही। तभी घंटी की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। बाहर रवि खड़े थे। न उन्होंने अंदर आने को पूछा, न मैंने कुछ कहा। मेरे दरवाजा खोलते ही वो खुद ही अंदर चले आए। मुझे हैरान करते हुए मेरे सामने जमीन पर बैठ गए। रवि मेरे सामने, मेरे पास। मेरी सोच समझ पर ताले लग गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि ने हाथ बढ़ाकर मेरे बेतरतीब बालों से मुझे थाम लिया, मेरे चेहरे को ऊपर उठाया। देखो मुझे, पास से देखो। मेरी उंगलियों को अपने चेहरे पर सरकाते रहे। बोले, ऐसा महसूस होता हूं मैं, किसी भी और शख्स जैसा ही हूं मैं। रवि, मैं आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही रवि ने मेरी बात काट दी। उस वक्त मैंने अपने मन को समझा दिया था कि ये तुम्हारी नादानी थी, लेकिन अब भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखता हूं तो डर जाता हूं। रवि, प्यार मोहब्बत के किस्से कहानियां ज्यादातर आप ही से सुने हैं मैंने, और गुजरे सालों में मैंने ढेरों पढ़ भी लिए हैं, लेकिन ये प्यार, ये पढ़ने, जानने, बूझने से बहुत पहले का है। क्यों है नहीं पता। रवि बिना कुछ बोले मुझे देखते रहे तो मैंने उनके चेहरे से अपनी उंगलियों को वापस समेट लिया। लेकिन इतने सालों में ये प्यार खुद पलना सीख गया है। अब ये किसी का मोहताज नहीं है। आप मुझे वापस प्यार करें इसका भी नहीं। मैंने कह तो दिया, लेकिन मेरा गला रुंध गया। रवि के हाथ मेरे बालों में धंस गए थे। मुझे नहीं पता था कि ये मैं हूं या मेरी परछाई जिसे तुमने प्यार का नाम दे दिया। उस वक्त मैंने कभी अपने मन को प्यार करने की इजाजत नहीं दी। और अब रवि, मेरा दिल आज फिर जवाब सुनने से इनकार कर रहा था। मेरा दिल आज फिर उसी जवाब के लिए जिंदा था। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस अपने पास सरकाया तो मुझे मालूम हो गया कि मैं अपने घर आ गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।